गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम मूल अधिकारों के बारे में पढ़ रहे हैं और इससे पहले के वीडियो में हम मूल अधिकारों का अर्थ क्या है, मूल अधिकारों की उपयोगिता क्या है और भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं, हम अनुच्छेद 28 तक अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ तक हम चर्चा कर चुके थे। आज हम उसके आगे के जो मूल अधिकार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया अधिकार है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 29 की, जिसमें दिया है संस्कृति का अधिकार। भारतीय संविधान में लिखा है, अनुच्छेद 29 के अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो बहुविविधताओं का देश है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे धर्म भी हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, हर प्रांत की अपनी अपनी संस्कृति है। तो हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार हर वर्ग को मिले। इसलिए हमारे संविधान में ये लिखा गया कि नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, अपनी लिपि या अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसी में आप देखिए, यहीं पर ये लिखा गया है कि राजकीय या राजकीय सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश देते समय मूल वंश, जाति, धर्म, भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद बात हम करते हैं अनुच्छेद 29 की। तो अनुच्छेद 29 में ये लिखा गया है कि इसके बाद बात हम करते हैं अनुच्छेद 30 की। तो अनुच्छेद 30 ये कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार होगा। अर्थात अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यक वर्गों को, चाहे वे धर्म पर आधारित हो, चाहे भाषा पर आधारित हो, अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार देता है। इसी अनुच्छेद में ये भी कहा गया है कि शिक्षण संस्थानों को अनुदान देने में राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वे धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन है। तो भारतीय संविधान द्वारा सभी नागरिकों को संस्कृति का अधिकार दिया है, जिसमें नागरिकों को ये अधिकार है कि वो अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखें। साथ ही शिक्षा का अधिकार है, जिसमें सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार दिया गया है। अब हम बात करते हैं पहले अनुच्छेद 32 की। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, ये अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कहा जाता है कि यदि संविधान में ये अनुच्छेद नहीं होता तो संविधान में दिए गए मूल अधिकारों का कोई अर्थ नहीं रहता। क्योंकि देखिए, संविधान में अधिकार तो दे दिए गए थे, लेकिन अधिकार देने के साथ ही ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था की जाए। तो अनुच्छेद 32 द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि यदि कभी नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होता है तो नागरिक अपने उन अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों की शरण ले सकते हैं। और इस परिस्थिति में न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित उन कानूनों को और कार्यपालिका के उन कार्यों को
अवैधानिक घोषित कर सकती है जो संविधान के, या हम यूँ कहें, या जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध होते हैं। देखिए, इसके महत्व को बताते हुए ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका ये कहना था कि यदि कोई मुझसे ये पूछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, तो इस अनुच्छेद को छोड़कर मैं किसी और अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। ये संविधान का हृदय है और आत्मा है। तो भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अर्थात कि अगर हम इस अनुच्छेद को निकाल देते हैं तो भारत के संविधान का कोई महत्व नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि देखिए, जैसे हमने मूल अधिकार बना दिया, हमने मूल अधिकार दे दिए हैं संविधान में, या हमने सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट बात क्या हो जाती है कि हम ये व्यवस्था भी करें कि ये सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले। और मान लीजिए कार्यपालिका या न्यायपालिका दोनों में से कोई भी बियॉन्ड द लिमिट जाके काम करती है, अपनी सीमाओं का उल्लंघन करती है, तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें कौन रोकेगी? उन्हें रोकेगी न्यायपालिका। तो ये व्यवस्था हमने अनुच्छेद 32 द्वारा ही की है। अब आगे हम देखते हैं कि जब व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो ऐसी परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय 5 प्रकार के लेख जारी कर सकते हैं। तो अब हम उन लेखों के बारे में, उन रिट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला है इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये उस समय जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए अरेस्ट कर लिया जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से न्यायालय जिस अधिकारी ने बंदी बनाया है उस अधिकारी से ये कहता है कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उस व्यक्ति को एक निश्चित समय पर और निश्चित स्थान पर न्यायालय के सामने उपस्थित किया जाए। उसके बाद न्यायपालिका इस बात पर विचार करती है कि उसको जो नज़रबंद किया गया है वो वैध है या अवैध है, और यदि अवैध रूप से उसको अरेस्ट किया गया है तो न्यायपालिका उस व्यक्ति को रिहा करने का आदेश जारी करती है। तो इस तरीके से ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये उस समय जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को अनुचित और गैर कानूनी रूप से बंदी बना लिया जाता है। तो इस आधार पर वह व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकता है। दूसरा है परमादेश। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन नहीं करता। तो इस लेख के माध्यम से न्यायालय उस पदाधिकारी को अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी करता है। जैसा कि नाम से ही लगता है, परमादेश के आदेश जारी किया जाता है न्यायालय द्वारा उस अधिकारी के लिए कि वो अपने आदेश का, कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करें। इसके बाद नेक्स्ट है प्रतिषेध। प्रतिषेध जो है ये न्यायपालिका द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है, या हम यूं कहें कि सर्वोच्च और उच्च न्यायालय, निम्न न्यायालय या अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को प्रतिषेध जारी करते हैं। और प्रतिषेध के माध्यम से न्यायालय निम्न न्यायालयों को ये आदेश देते हैं कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही ना करे क्योंकि ये मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। अर्थात जैसे मान लीजिए किसी न्यायालय में कोई केस चल रहा है लेकिन वो केस उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो ऐसी परिस्थिति में जो न्यायपालिका है वो प्रतिषेध जारी करेगी और नीचे वाले न्यायालय को ये कहेगी कि ये मामला आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और इसलिए आपको इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं करनी है। नेक्स्ट है उत्प्रेषण। एक तरीके से उत्प्रेषण प्रतिषेध का अगला चरण है। उत्प्रेषण भी सर्वोच्च और उच्च न्यायालय निम्न न्यायालयों को जारी करते हैं। इसके माध्यम से क्या है कि इसके माध्यम से जो न्यायालय है वो निम्न न्यायालयों में चलने वाले किसी केस को अपने यहाँ मंगवा सकते हैं। यानी कि जो उच्च न्यायालय है वो निम्न न्यायालयों से ये कह सकता है कि ये जो विवाद है इस विवाद को हमारे यहाँ पर
हमारे यहाँ पर भेजा जाए सॉल्व करने के लिए। तो प्रतिषेध का अभिप्राय ये होता है कि प्रतिषेध के माध्यम से उस मामले में कार्रवाई करने से रोका जाता है और उत्प्रेषण के माध्यम से जो न्यायपालिका है वो निम्न न्यायालय में चलने वाले किसी केस को अपने यहाँ मंगवा सकती है। नेक्स्ट है अधिकार प्रच्छा। जैसा कि नाम से लगता है अधिकार के विषय में पूछना। तो ये लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिस रूप में कार्य करने का उसे कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। तो न्यायालय अधिकार प्रच्छा के माध्यम से उस व्यक्ति से ये पूछता है कि वो किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है, और जब तक उस सही रिप्लाई नहीं मिलता है न्यायपालिका को, तब तक वह व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो बिना डॉक्टर की डिग्री के किसी गांव में जाकर लोगों का इलाज करने लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका उस व्यक्ति से पूछेगी कि भाई आप किस अधिकार से एक डॉक्टर के पद पे कार्य कर रहे हैं। तो ये है अधिकार प्रच्छा। तो ये 5 तरह के लेख होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी। बंदी प्रत्यक्षीकरण कब जारी किया जाता है? जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है। परमादेश, जब कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। प्रतिषेध, निम्न न्यायालय में चलने वाले किसी केस को रोकने के लिए। उत्प्रेषण, निम्न न्यायालय में चलने वाले किसी केस को निम्न न्यायालय से अपर न्यायालय में भेजने के लिए। अधिकार प्रच्छा, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगे जिस रूप में कार्य करने का उसे अधिकार नहीं हो। तो ये 5 तरह की रिट्स हैं जो न्यायपालिका जारी कर सकती है। और विशेष बात यह है कि ये जो हमने मूल अधिकार देखिए सामान्य परिस्थितियों में मूल अधिकार स्थगित नहीं होते हैं, लेकिन जब आपातकाल होता है उस समय नागरिकों के मूल अधिकार स्थगित हो जाते हैं और उस स्थिति में व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की शरण नहीं ले सकते। लेकिन संकट काल में भी एक अधिकार है जो समाप्त नहीं होता है, और वो अधिकार है अनुच्छेद 21 में दिया गया जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ एक चीज़ मैं आपको और एक और चीज़ और बताना चाहूँगी कि देखिए दिसंबर 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में संविधान में शामिल किया गया है, और अब अनुच्छेद 21 के बाद एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया है, अनुच्छेद 21A, जिसमें यह कहा गया है कि राज्य 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। अर्थात अब शिक्षा का अधिकार भी एक मूल अधिकार के रूप में शामिल हो गया है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार भी मूल अधिकार में शामिल है, और ये कौन से अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 21A में। अनुच्छेद 21 था जीवन का अधिकार, तो उसके बाद एक नया अध्याय है 21A, उसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार के रूप में शामिल कर लिया गया है। अब देखिए, अभी हमने बात की थी कि संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों में से हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार पहले अनुच्छेद 31 में था, अब हटा दिया गया है, और अब संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार के रूप में शामिल है, और उसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 300 कै। तो अनुच्छेद 300 कै में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार के रूप में है। अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। इसके बाद अब हम कर लेते हैं मूल अधिकारों का मूल्यांकन या मूल अधिकारों की आलोचना। सबसे पहली आलोचना ये की जाती है कि कुछ प्रमुख अधिकारों का अभाव, कि भारतीय संविधान में हम ये देखते हैं कि कई महत्वपूर्ण जो अधिकार हैं उनका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। जैसे कि कौन से अधिकार? जैसे आलोचक ये कहते हैं कि काम का अधिकार है, रोजगार का अधिकार है, तो इन अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। दूसरी आलोचना ये की जाती है
कि इन मूल अधिकारों पर बहुत अधिक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। तीसरी आलोचना कि संकटकालीन परिस्थितियों में इन मूल अधिकारों का कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि संकट काल में इन मूल अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन वास्तव में ये आलोचनाएं सही नहीं है। हम पहली आलोचना की बात करें कि कुछ प्रमुख अधिकारों का उल्लेख नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक देश अपने नागरिकों को जो अधिकार प्रदान करता है, वो अधिकार प्रदान करता है अपने आर्थिक संसाधनों के आधार पर, और हमारे देश के पास इतने आर्थिक साधन नहीं हैं कि वो इन अधिकारों को भी लागू कर सके। जैसे हम बात करें कि काम का अधिकार, रोजगार का अधिकार, आवास का अधिकार, तो हमारी कुछ परिस्थितियां ऐसी है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, आर्थिक साधन इतने नहीं हैं कि हम इन सभी अधिकारों को शामिल नहीं कर सकते थे। और दूसरी बात, जो अधिकार रह गए हैं उन्हें हमने नीति निदेशक तत्वों में जगह दी है, अर्थात राज्य नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से उन्हें लागू करने हेतु प्रयासरत रहेगा। दूसरी आलोचना कही गई कि बहुत अधिक प्रतिबंध है, तो इस बारे में हम ये कह सकते हैं कि अधिकार कभी भी असीमित नहीं हो सकते। अधिकारों पर प्रतिबंध आवश्यक है, और मुख्य बात यह है कि इन अधिकारों पर जब प्रतिबंध लगाया जाता है तो इनका औचित्यपूर्ण होना जरूरी है, और ये औचित्यपूर्ण है या नहीं, इसका निर्णय करने की शक्ति हमने न्यायपालिका को प्रदान की है। अतः इस बात की संभावना बिल्कुल नहीं रहती कि नागरिकों को जो मूल अधिकार दिए हैं, इन मूल अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन किया जाएगा। तीसरी बात, संकटकालीन परिस्थितियों में ये स्थगित हो जाते हैं, तो इस बारे में हम ये कह सकते हैं कि जब संकट काल होता है उस समय व्यक्ति की स्वतंत्रता से ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण होती है राष्ट्र की सुरक्षा। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अधिकारों के स्थगन की हमने जो व्यवस्था की है वो मूल अधिकारों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। और इसीलिए संविधान सभा के जो सदस्य थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, उन्होंने ये कहा था मूल अधिकारों के स्थगन को लेकर कि ये व्यवस्था बहुत ही जरूरी है और इससे प्रजातंत्र की हत्या नहीं होगी, बल्कि इससे प्रजातंत्र की रक्षा होगी। तो ये टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।